नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। आज बात करेंगे हम कृषि और व्यापार से जुड़ी बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले न्यूज हेडलाइंस। फिलीपींस में धान औंधे मुँह गिरा, कीमत उत्पादन लागत से भी नीचे, आयात फिर शुरू, सस्ती चावल ने बढ़ाई स्थानीय किसानों की मुश्किलें। लेकिन इंडिया के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। मेक इन इंडिया का धमाका, आईफोन एक्सपोर्ट ने पार किया $50 अरब का एक्सपोर्ट। भारत में बना आईफोन सैमसंग को भी पीछे छोड़ गया। वियतनाम ने सर्टिफाई किया 71,000 टन लो एमिशन ग्रीन राइस। 2030 तक क्लाइमेट फ्रेंडली हाई क्वालिटी चावल का बड़ा लक्ष्य। इंडिया के लिए चैलेंज भी है तो अपॉर्चुनिटी भी है। ये रोड बनेगा टर्मरिक बोर्ड का बड़ा केंद्र। नई लैब की घोषणा, ऊंचे करक्यूमिन वाली नई हल्दी किस्मों पर होगी रिसर्च। चीन के सिल्वर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंधों के बाद भारत की नजर अब पेरू और चिली पर। सिल्वर सप्लाई सुनिश्चित करने को नए एफटीए तेज। ग्रीन एनर्जी और ईवी डिमांड ने बढ़ाई सिल्वर की अहमियत। आज 6 जनवरी 2026 है और हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण खबरें जो सीधे तौर पर भारत के एग्रीकल्चर और नॉन एग्री कमोडिटी एक्सपोर्ट, ट्रेडर्स, किसानों और सप्लाई चेन से जुड़ी हुई हैं। मेक इन इंडिया की धमाकेदार सफलता से लेकर ग्लोबल राइस मार्केट में नए अवसरों तक, सस्टेनेबिलिटी की चुनौतियों से लेकर हल्दी जैसे पारंपरिक उत्पादों के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट तक, आज हम इन सभी खबरों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये खबरें सिर्फ और सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि आपके ट्रेडिंग निर्णय, निर्यात रणनीति और भविष्य की प्लानिंग के लिए व्यवहारिक दिशा निर्देश हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर से। मेक इन इंडिया का धमाका, आईफोन एक्सपोर्ट्स ने पार किया $50 बिलियन का माइलस्टोन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक नया बूम आ रहा है, जहां मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बदौलत आईफोन जैसे हाईटेक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स $50 बिलियन से ऊपर पहुंच गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले 9 महीनों में ही करीब $16 बिलियन का एक्सपोर्ट अचीव करना एक बिग रिकॉर्ड है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की ग्रोइंग स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। यह अचीवमेंट एग्री कमोडिटी एक्सपोर्टर्स के लिए भी इंस्पिरेशन है, क्योंकि यह दिखाता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, कैसे किसी सेक्टर को मैसिव बूस्ट दे सकती हैं। विस्तार से समझें तो इस सक्सेस का मेन क्रेडिट जाता है एप्पल जैसी ग्लोबल कंपनीज को, जो भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। फॉक्सकॉन और टाटा ग्रुप जैसे पार्टनर्स ने यहां ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के 9 महीनों में, यानी कि पहले 3 क्वार्टर्स में $16 बिलियन का फिगर पिछले वर्षों के मुकाबले डबल से अधिक है, जो इंडिया के नॉन एग्री एक्सपोर्ट्स को न्यू हाइट्स पर ले जा रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन में शिफ्ट हो रहा है चाइना से इंडिया की तरफ, खासकर जियोपॉलिटिकल टेंशंस और पोस्ट कोविड रिकवरी की वजह से। एग्री कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए ये एक बेंचमार्क है। PLI स्कीम को एग्री सेक्टर में अप्लाई करके, जैसे स्पाइसेस या राइस के लिए एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जा सकता है। इससे फार्मर्स को बेटर प्राइसेस मिलेंगे, सप्लाई चेन स्ट्रांग होगी और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बढ़ेंगी। चैलेंजेस तो हैं, जैसे लेबर स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स, लेकिन ये मॉडल एग्री एक्सपोर्टर्स को स्ट्रेटेजी रीथिंक करने के लिए मोटिवेट करता है, जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक स्पाइसेस पर फोकस करना। ओवरऑल ये इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की डायरेक्शन में एक की स्टेप है, जो एग्री सेक्टर को भी इंडस्ट्री 4.0 की तरफ ले जा सकता है। मुद्दे की बात यह कि आईफोन एक्सपोर्ट्स का ये रिकॉर्ड मेक इन इंडिया की सक्सेस का सिंबल है और कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए एक सीख है कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और ग्लोबल पार्टनरशिप से एक्सप्लोसिव ग्रोथ पॉसिबल है। फ्यूचर में एग्री सेक्टर को इसी पाथ पर चलकर ग्लोबल मार्केट में अपनी होल्ड और स्ट्रांग करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। फिलीपींस में राइस फार्मर्स पर प्रेशर, इंपोर्ट्स की वापसी से इंडिया को अपॉर्चुनिटी। फिलीपींस में लोकल राइस फार्मर्स पर बढ़ते प्रेशर के बीच इंपोर्ट्स का रिज्यूम होना ग्लोबल राइस ट्रेड की डायनेमिक्स को चेंज कर रहा है। इंडिया, जो फिलीपींस का मेजर राइस सप्लायर है, उसके लिए ये 2026 में न्यू अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है।
डिमांड बढ़ने और प्राइसेस में स्टेबिलिटी से एक्सपोर्टर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। राइस एक्सपोर्ट ट्रेडर्स के लिए ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर है। फिलीपींस में डोमेस्टिक प्रोडक्शन गिरने और प्राइसेस कम होने से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटाए हैं, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को बिग मार्केट एक्सेस मिल रहा है। फिलीपींस इंडिया से मिलियंस ऑफ टन्स राइस एक्सपोर्ट करता है और इस मूव से 2026 में डिमांड 20 से 30% बढ़ जाने की उम्मीदें हैं। प्राइसेस स्टेबल रहने से इंडियन फार्मर्स और ट्रेडर्स को बेटर मार्जिन्स मिलेंगे। लोकल फार्मर्स पर प्रेशर बढ़ने से वहां प्रोटेस्ट पॉसिबल हैं, लेकिन ग्लोबल ट्रेड पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए ये एडवांटेज है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को स्ट्रेटेजी अपडेट करनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रेंथन करना चाहिए और लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करना चाहिए ताकि फिलीपींस जैसे मार्केट में ग्रिप बनी रहे। क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड प्रोडक्शन जैसे सूखा या बाढ़ को ध्यान में रखते हुए डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन हमें बिल्ड करनी होगी। ये सिचुएशन वियतनाम और थाईलैंड जैसे कंपटीटर्स को भी इंपैक्ट करेगी, लेकिन इंडिया की मैसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी बासमती और नॉन बासमती राइस दोनों की अगर हम बात करें तो इसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकती है। ओवरऑल ये एग्री ट्रेड में सप्लाई डिमांड बैलेंस का एग्जाम्पल है, जहां एक कंट्री की प्रॉब्लम दूसरे के लिए बेनिफिट बन जाती है। कुल मिलाकर फिलीपींस में इंपोर्ट्स का रिज्यूम होना इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो स्टेबल प्राइसेस और राइजिंग डिमांड से फायदा उठा सकते हैं। ट्रेडर्स को क्विक एक्शन लेना चाहिए ताकि 2026 में ग्लोबल राइस मार्केट में इंडिया की डोमिनेंस और स्ट्रांग हो। अब बढ़ते तीसरी खबर की तरफ। वियतनाम का 71,000 टन लो एमिशन राइस की खबर इंडिया के लिए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों लेकर आया है। वियतनाम की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लेटेस्ट मूव जो 71,000 टन लो एमिशन राइस को सर्टिफाई करना है, ग्लोबल राइस मार्केट में न्यू ट्रेंड सेट कर रहा है। इंडिया जो वियतनाम का मेन कॉम्पिटिटर है, उसके लिए ये चैलेंज के साथ साथ फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ रहा है, क्योंकि प्रीमियम मार्केट्स अब एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की ही डिमांड कर रहे हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स को इस डायरेक्शन में स्टेप लेने की आवश्यकता है। अब अगर हम इस खबर को विस्तार से समझें तो वियतनाम ने मीथेन एमिशंस रिड्यूस करने वाली फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग एडॉप्ट करके ये सर्टिफिकेशन हासिल की है, जो यूरोपीय यूनियन और यूएस जैसे मार्केट्स में प्रीमियम प्राइसेस दिला सकती है। इंडिया जो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, अभी लो एमिशन प्रैक्टिसेस में पीछे है, जिससे कंपटीशन में लॉस पॉसिबल है, लेकिन ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। इंडियन फार्मर्स को ट्रेनिंग देकर और गवर्नमेंट सब्सिडीज से लो एमिशन राइस प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। इससे एक्सपोर्ट वैल्यू ग्रो होगी, क्योंकि ग्लोबल कंज्यूमर्स ESG फैक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं। चैलेंजेस इंक्लूड हायर कॉस्ट और फार्मर ट्रेनिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। वियतनाम का यह स्टेप क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का पार्ट है, जो UNFCCC जैसे फोरम्स में इंडिया को भी अफेक्ट करेगा। ट्रेडर्स को स्ट्रेटेजी में सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेट करना चाहिए, जैसे सर्टिफाइड राइस के लिए सेपरेट चैनल्स बनाना। ओवरऑल ये राइस ट्रेड को ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पुश कर रहा है। तो बात यह समझ में आई कि वियतनाम का लो एमिशन राइस सर्टिफिकेशन इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए वेकअप कॉल है। चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके इंडिया प्रीमियम मार्केट्स में पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर सकता है और ग्लोबल ट्रेड में लीडर बना रह सकता है। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। इरोड में बनेगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड का रीजनल ऑफिस और टेस्टिंग लैब। दोस्तों, टर्मरिक इंडिया की एक्सपोर्ट कमोडिटी है, जो अब और स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि इरोड में नेशनल टर्मरिक बोर्ड का रीजनल ऑफिस और टेस्टिंग लैब सेटअप किया जा रहा है। यह डेवलपमेंट क्वालिटी कंट्रोल को बूस्ट देगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करेगा और लोकल ट्रेडर्स फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट देगा। एग्री सेक्टर की ग्रोथ को एक्सीलरेट करने वाला यह एक बड़ा कदम है। अगर हम इसे विस्तार से समझें तो इरोड तमिलनाडु का टर्मरिक हब है, जो कंट्री की 80% प्लस प्रोडक्शन का सेंटर है। अब इस न्यू फैसिलिटी से बेनिफिट होगा। टेस्टिंग लैब से पेस्टिसाइड रेसिड्यू, प्योरिटी और क्वालिटी सर्टिफिकेशन और इजी हो जाएगा, जो EU यानी कि यूरोपियन यूनियन और US जैसे स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी मार्केट्स में एक्सपोर्ट बूस्ट करेगा। करंटली इंडिया 2 लाख टन से अधिक हल्दी एक्सपोर्ट करता है और ये लैब 15 से 20% की ग्रोथ की होप जगाती है।
फार्मर्स को बेटर प्राइसेस मिलेंगे क्योंकि सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स प्रीमियम कमांड करते हैं। ट्रेडर्स के लिए बूस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस होगी, मार्केट एक्सेस इंक्रीज होगी। लेकिन इंप्लीमेंटेशन डिलेज या फंडिंग इश्यूज के चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट से सक्सेस मिलेगा। ये मॉडल अन्य कमोडिटीज जैसे क्यूमिन या चिली के लिए भी अडॉप्ट किया जा सकता है, रीजनल हब्स बनाकर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करके। ओवरऑल ये इंडिया की एग्री एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करेगा। आखिरकार इरोड का न्यू ऑफिस और लैब टर्मरिक सेक्टर के लिए माइलस्टोन है जो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज और फार्मर्स की इनकम इंप्रूव करने में की रोल निभाएगा। ट्रेडर्स को इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेकर स्ट्रेटेजी अपग्रेड करनी चाहिए ताकि इंडिया ग्लोबल स्पाइसेस मार्केट का अनडिस्प्यूटेड लीडर बने। तो बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम खबर की तरफ आज की। चाइना के सिल्वर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के बीच इंडिया न्यू सोर्सेस एक्सप्लोर कर रहा है। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस बढ़ने के साथ चाइना के रिस्ट्रिक्शन से अफेक्टेड होकर इंडिया सिल्वर सप्लाई के लिए अल्टरनेटिव सोर्सेस सर्च कर रहा है। ये डेवलपमेंट कमोडिटी सप्लाई चेन्स और एफटीए पॉलिसीज की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है। एग्री कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए भी लेसन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी डाइवर्सिफाई करने की नेसेसिटी पर। चाइना जो मेजर सिल्वर सप्लायर है उसने एक्सपोर्ट्स कंट्रोल लगाए हैं। 2026 से लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड है एक्सपोर्ट करने के लिए, जिससे इंडिया जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर इंपोर्टर है उसे ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मैक्सिको जैसे न्यू सोर्सेस की तरफ रुख करना पड़ रहा है। इससे प्राइसेस में वोलेटिलिटी और सप्लाई डिसरप्शंस पॉसिबल हैं। लेकिन एफटीए बेनिफिट्स जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए से लोअर टैरिफ्स की अपॉर्चुनिटी भी दिखाई देती है। एग्री कमोडिटीज के लिए ये एक उदाहरण है। चाइना पर फर्टिलाइजर्स या सीड की डिपेंडेंसी अवॉइड करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन आवश्यक है। ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढने चाहिए। ग्लोबली ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर का एक्सटेंशन है जो इंडिया को न्यूट्रल प्लेयर पोजीशन देता है। न्यू सोर्सेस से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सप्लाई चेन रेजिलिएंट बनेगी। ओवरऑल ये ट्रेड पॉलिसी डायनेमिक्स का केस स्टडी है। तो इससे हमें यह समझ आ रहा है कि चाइना के रिस्ट्रिक्शंस इंडिया के लिए वार्निंग और अपॉर्चुनिटी दोनों हैं। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की नीड बताते हैं। कमोडिटी ट्रेडर्स को इस इंसिडेंट से स्ट्रेटेजी स्ट्रांग बनानी चाहिए ताकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये थी आज की 5 महत्वपूर्ण खबरें। मेक इन इंडिया के रिकॉर्ड तोड़ते आईफोन निर्यात से लेकर चीन के प्रतिबंधों के बीच भारत की नई सप्लाई चेन रणनीति तक। संक्षेप में कहें तो भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन जैसे नए मानक भी सामने आ रहे हैं। ट्रेडर्स और निर्यातकों के लिए यह समय है कि अपनी स्ट्रेटजी को अपडेट करें, चाहे वो पीएलआई स्कीम से प्रेरणा लेना हो, लो एमिशन प्रैक्टिसेस अपनाना हो या नए मार्केट्स और सोर्सेस की तलाश करना हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, स्मार्ट ट्रेड करें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद। नमस्ते।